दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 को पार्ट 2 को स्टार्ट करूंगा। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, समझिए, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। तो यार कल वाले पार्ट के अंदर हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे इस वाले पैराग्राफ से। इसके अंदर बेसिकली आपको कुछ नहीं कहता है कि अगर आपको अपने किसी फ्रेंड के लिए कोई बर्थडे वगैरह कार्ड बनाना है तो आप बना सकते हैं अपनी टर्मरिक की हेल्प से। आपको कुछ ऐसे पेस्ट वगैरह उसके ऊपर अप्लाई करना है, फिर पेंटिंग की हेल्प से बना सकते हैं, उसको देख के आ सकते हैं। तो यार ये एक्टिविटी थोड़ी फन टाइप है, आप इसको कर सकते हैं। बाकी हम मेनली स्टार्ट करने वाले हैं अपने चैप्टर को यहाँ से, चाइना रोज एज अ इंडिकेटर। कल हमने टर्मरिक को जान लिया था, उससे पहले हमने जाना था हमारे लिथमस पेपर को। तो आज हम स्टडी करेंगे हमारे चाइना रोज एज अ इंडिकेटर के बारे में। कहता है कोलेक्ट सम चाइना रोज गुदहाल petals and place them in a beaker, add some warm water, keep the mixture for some time till water became the colored। यहाँ पे आप सभी को क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, जो आपका चाइना रोज़ है उसके कुछ पत्ते लो और उसको एक बीकर के अंदर डाल दो, थोड़ा सा पानी उसके अंदर डाल दो, थोड़ा आपका पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए और फिर उस मिक्सचर को कुछ टाइम तक वहीं पे रहने दो जब तक कि जो आपका पानी का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिवन इन टेबल 5.4। और उसके बाद आप सभी को क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, जो आपका वो पानी का कलर चेंज होगा, जो आपका सोल्यूशन बना है वही आपका एज अ इंडिकेटर काम करेगा। और जो हमने पीछे डिस्कस किए थे हमारे कल वाले पार्ट के अंदर कि भाई आप इन सभी के साथ में उसको टेस्ट करके देखो, तो यार उन्हीं के साथ में आपको आज भी टेस्ट करके देखना है। जैसे कि यहाँ पे आपके यहाँ पे गिवन थे और लेमन जूस वगैरह गिवन थे, और फिर देखो कि आपको क्या ऑब्जर्वेशन यहाँ पे देखने को मिलती है और कहाँ पे कौन सा कलर आपका चेंज शो करता है, ठीक है। अब आगे आप सभी को इसी के साथ में कहता है एड 5 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशंस गिव इन टेबल 5.4। और आपको सभी के अंदर उसकी ड्रॉप ऐड करके देखनी है और देखना है कि कैसा कलर वहाँ पे चेंज शो करता है। तभी बोजो बोलते हैं आगे नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई अ टर्मरिक स्ट्रेन ऑन माई वाइट शर्ट इज टर्न टू द रेड व्हेन इट इज़ वॉश्ड विद सोप। तभी यार जो बोजो है उसको ये बात समझ में आ जाती है और वो ये बात समझ जाता है कि भाई अगर एक दो बार हल्दी का जो स्ट्रेन यानी हल्दी का जो धब्बा होता है मेरी शर्ट के ऊपर आ जाता है और जब मम्मी उसको वॉश करती है सोप के साथ में तो क्या हो जाता है, उसका कलर रेड की तरह रेड चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज होता है? क्योंकि आपको पता है कि जो आपका सोप है वो क्या चीज़ है, वो है आपका बेस, ठीक है। इट इज़ बिकॉज द सोप सोल्यूशन इज़ बेसिक। तो देखा आपका जो सोप का सोल्यूशन है वो बेसिक है और बेसिक के साथ में आपका जो ये टर्मरिक रहती है वो कौन सा कलर शो करती है? आपको रेड कलर शो करती है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका जो हम बात कर रहे हैं आपका यहाँ पे चाइना रोज़ को लेकर जो आपका इंडिकेटर है, और ऐसे आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर इसको डालना है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं। तो बाकी यहाँ पे आपको टेबल भी दे रखी है कि भाई जो जो आपकी चीज़ें थी ना इनको आपको टेस्ट करना था, आपकी जो टर्मरिक थी उसके ऊपर, फिर यहाँ पे जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन थी उसको फिल करना है अपनी बुक के अंदर। तो आप सभी इन टेस्ट को खुद से करके देखना, फिर इसको टेबल को फिल करने की कोशिश करना। और ऐसे जो आपकी टेबल 5.4 थी उसमें भी ऐसे कुछ आपको सब्सटेंस यहाँ पे करना है, और ऐसे आपने जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएंगी आपके एक्सपेरिमेंट्स के करने के बाद उन सभी को यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आती है और क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। अब आगे कहता है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन द एसिड बेस एंड द न्यूट्रल सॉल्यूशंस। चाइना रोज indicators turns acidic solutions to the dark pink and basic solutions to the green। अब कहते हैं कि जो आपका चाइना रोज़ है वो बेसिकली क्या होता है, अगर उसको हम एसिड के अंदर ऐड करते हैं तो वो आपका डार्क पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और अगर हम उसको बेसिक के अंदर डालते हैं तो वो आपका ग्रीन कलर में यहाँ पे बदल जाता है। तभी बोजो कहता है आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिथमस पेपर। वाई? बोजो कहते हैं कि मैंने क्या किया, जो सॉलिड बेकिंग सोडा था ना, यानी कि मैंने उसको सोल्यूशन नहीं बनाया, ऐसे उसको डाल दिया लिथमस पेपर के ऊपर और मेरे जो रिजल्ट थे वो दूसरे आए। तभी जो पहली कहती है मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आप एक काम करो, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन बनाओ फिर ट्राई करो। अगर आप सभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत गलत हो रहा है तो आप सभी भी ऐसे करके देख सकते हैं। फिर पहेली ब्रोड दी फॉलोइंग पहेली रिडल फॉर यू, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 5.4 की बात आती है, तो यहाँ पे कहता है देन टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। तभी आपका जो टीचर है वहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर आपको बोलेगा कि भाई आपको ये सभी सब्सटेंस लेके आने हैं अपनी की जो स्कूल की लेबोरेटरी होती है वहाँ से। क्या क्या चीज़ें? एक तो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और लाइम वाटर जिसको हम बोलते हैं वो भी आपका, ठीक है। अब आगे हम बात आती है हमारी एक्टिविटी 5.5 की। यहाँ पे कहता है आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। क्या आपको पता है कि जो आपकी एसिड रेन होती है वो क्या होती है? क्या कभी आपने इस बात को सुना है?
हैव यू एवर हेard अबाउट द डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन? क्या कभी आपने इस बारे में सुना है कि जो आपकी एसिड रेन होती है वो कैसे कैसे हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है? एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेन एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो यहाँ पे जो इसका नेम है वही हमें बता रहा है कि जो आपकी बारिश होती है इसके अंदर एसिड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आपकी एसिड रेन बोलते हैं। वेयर डू दिस एसिड कम फ्रॉम? और जो आपकी ये एसिड हैं ये बारिश में आखिर आते कहाँ से हैं? द रेन बिकेम एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज्ड इनटू द एयर एज पोल्यूटेंट्स डिसॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म carbonic acid, sulfuric acid and nitric acid respectively. Acid rains can cause damage to the building, historical monuments, plants and animals। यहाँ पे कहता है कि बेसिकली होता है क्या है कि जो हमारी जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं और भी बहुत सारी हमारी व्हीकल्स वगैरह होते हैं जो प्रदूषण हमारे छोड़ते हैं आसमान के अंदर, वो छोड़ते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, फिर आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर उससे क्या होता है कि जब आपके ऊपर से बारिश गिरती है उसकी ड्रॉप के साथ में मिल के क्या हो जाता है, वो आपके कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बना लेती हैं। फिर आपकी एक एसिड रेन गिरती है, उससे क्या होता है कि आपकी जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज आता है। जो आपकी हिस्टोरिकल यानी कि हमारी बहुत पुरानी मोनूमेंट्स हैं उन पर भी डैमेज पहुँचता है, और जबकि पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, उनके ऊपर भी बहुत बुरा प्रभाव इसका पड़ता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताता है यानी चेतावनी अगेन से दे रहा है। चलो फटाफट से इसको भी जान लेते हैं। यहाँ पे कहता है great care should be taken while handling laboratory acids and basic because they are corrosive in nature, irritating and harmful to skin। कहते हैं कि अगर आप किसी लेबोरेटरी के एसिड्स वगैरह को उठाते हो या कुछ भी उनके साथ में काम करते हो तो आपको बहुत चेतावनी और बहुत सावधान होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको इरिटेट भी कर सकते हैं और आपकी जो स्किन है उसके लिए हार्मफुल भी हो सकती हैं, और वो कोरेसिव नेचर की होती हैं। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दीज सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.5। कहते हैं कि आप एक काम करो, आपके जो भी सॉल्यूशंस हैं उनसे आप अपने एक्सपेरिमेंट को करके देखो और जो भी आपका रिजल्ट यहाँ पे आता है उसको इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर दो। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। अब बताएगा हमें न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। हमने एसिड पढ़ लिया, बेस पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन यानी न्यूट्रल के बारे में। चलो फटाफट से इसको भी यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बोलता है वी हैव लर्न्ड दैट एसिड टर्न ब्लू लिथमस रेड एंड द बेस टर्न रेड लिथमस ब्लू। लेट अस सी दैट व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद द बेस। अब कहते हैं कि आपको इस बात का तो पता है कि अगर हम आपके एसिड्स को क्या करें, उसको हम लिथमस पेपर के ऊपर डाल दे तो जो आपका ब्लू पेपर होगा वो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, आपके रेड में। अगर हम ऐसे ही आपके जो बेस हैं उसको डाल दें हम रेड के ऊपर तो क्या हो जाएगा, वो उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लू पेपर के अंदर। ठीक है, और तब क्या होगा अगर हम क्या करें, जो आपके एसिड हैं और जो आपके बेस हैं इन दोनों को ही हम एक सॉल्यूशन बना दें या फिर दोनों को हम मिक्स कर दें, तब क्या होगा, तो वो बात आपको अब यहाँ पे बताएगा। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार, इट इज़ कॉल्ड द फिनोल्फथलीन। कहते हैं कि अब हम एक ऐसा इंडिकेटर यूज़ करने वाले हैं जो आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, जो कि है आपका फिनोल्फथलीन। ठीक है, अब बात आती है हमारी एक्टिविटी 5.5 की। टू बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास, fill 1/4 of a test tube with the dilute hydrochloric acid, note down its color, note down the color of the phenolphthalein solutions also। कहते हैं कि जैसे कि आपके टीचर ने बताया था, सबसे पहले आप अपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लो, उसके कलर को देखो कि कैसा आपके एसिड का कलर है, फिर जो आपका फिनोल्फथलीन का सॉल्यूशन है उसका भी आप कलर एक बार चेक करो। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, ऐड 2-3 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू द एसिड। फिर जो आपका ये इंडिकेटर है इसकी 2-3 बूंदें आपके एसिड के अंदर डाल देनी है। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी टेस्ट ट्यूब को आराम आराम से हिलाना है। उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद देखना है क्या उसके कलर के अंदर कोई चेंज आ रहा है। ऐड टू द एसिडिक सॉल्यूशन आ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका एसिडिक सॉल्यूशन था उसके अंदर आपको जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन था उसकी कुछ बूंदें डालनी है ड्रॉपर की हेल्प से। स्टीर द ट्यूब जेंटली, इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप वाइल स्टीरिंग टिल द पिंक कलर जस्ट अपीयरेंस। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको तब तक उसके अंदर ड्रॉप डालते जाने जब तक कि जो सोल्यूशन है वो आपका पिंक कलर का आपको ना दिखने लग जाए। ठीक है, नाउ ऐड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद आपको 1-2 बूंद वहाँ पे और डाल लेनी
करनी है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, द सॉल्यूशन अगेन बिकेम्स कलरलेस। आपको कुछ टाइम के बाद वहाँ पे दिखाई देगा कि आपका जो सॉल्यूशन है अगेन से क्या हो चुका है, आपका कलरलेस यहाँ पे हो चुका है। अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस, इज देयर एनी चेंज इन द कलर। और आप अगेन से उसके अंदर 1-2 बूंद डालो, फिर देखो क्या कोई चेंज आता है। द सॉल्यूशन अगेन बिकेम अ पिंक इन कलर। तो देखा यहाँ पे आपको क्या बात बताना चलो उसको मैं आपको फटाफट से एक बार अगेन से रिमाइंड करा देता हूँ। यहाँ पे आपको बेसिकली यही बात कहते हैं कि आप एक काम करो, एक टेस्ट ट्यूब लो, उसके अंदर आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको डाल दो। और आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको डालने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आपका जो आपका ये इंडिकेटर था इसकी कुछ ड्रॉप्स डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ टाइम तक जो आपकी टेस्ट ट्यूब है उसको हिलाना है, फिर उसको ऐसे ही आपको रख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स आपके हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की डालनी है इसके अंदर। फिर आपको क्या करना है, आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे उसको जो कलर है वो आपका चेंज होता जा रहा है, ठीक है। और आपका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अंदर अगेन से आपके जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसकी अगेन से कुछ ड्रॉप्स डालने की कोशिश कर रही है, तब आपका जो सोल्यूशन था अगेन से आपका क्या हो जाएगा, आपका कलरलेस हो जाएगा। फिर अगेन से आपको उसके अंदर क्या डालना है, हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालना है। उसके बाद अगेन से क्या होगा, जो आपका सॉल्यूशन था उसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इससे यही बात समझाना चाहता है कि भाई जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर जो आपका इंडिकेटर था वो आपको ये बात शो कर रहा है कि जब आपका सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है तो आपका सॉल्यूशन कौन सा है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और जब आपका सॉल्यूशन पिंक कलर शो करता है तो वो क्या चीज़ बताता है आपको, जो आपका सॉल्यूशन है वो बेसिक है, ठीक है। और यही बात मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे भी बताएगा, इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोल्फ्थलीन गिव अ पिंक कलर। कहता है कि जब आपका सॉल्यूशन आपका बेसिक था तो जो आपका फिनोल्फ्थलीन था उसने आपको पिंक कलर दिखाया। और जब आप अगर दूसरे की बात करें, जब आपका सॉल्यूशन कलरलेस था तो वो कौन सा था, आपका एसिडिक सॉल्यूशन था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं और आगे समझते हैं। अब यहाँ पे कहता है व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद अ बेसिक सॉल्यूशंस बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। व्हेन एन एसिड सॉल्यूशंस एंड अ बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन द सुटेबल अमाउंट बोथ द एसिड नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे आपको बेसिकली क्या कहते हैं कि भाई अगर आपके जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर हम दोनों की दोनों चीज़ें डाल दें, आपका एसिड भी डाल दे, बेस भी डाल दे और उनसे आपका सॉल्यूशन बनाए, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा वो आपका न्यूट्रल बनेगा। और उनके अंदर जो आपकी अमाउंट्स हैं वो आपके आसपास ही रहनी चाहिए। और साथ में बताता है कि भाई जो आपका एसिडिक नेचर होगा सॉल्यूशन का वो तब रहेगा जब आपके एसिड की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी, और आपका बेसिक नेचर तब शो करेगा जब आपके बेस की मात्रा थोड़ी बहुत ज़्यादा होगी। और यार जो ये दोनों के दोनों होते हैं आपके एसिड और बेस, अगर दोनों सेम मात्रा में तो एक दूसरे के इफेक्ट क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देती हैं। द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज द नाइदर एसिडिक नोर बेसिक। तो फिर जो आपको सोल्यूशन मिलता है वो ना तो एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस और इवोल्व। The evolved heat raise the temperature of the reaction mixture। और कहते हैं जैसे आप एसिड और बेस दोनों को मिलाओगे टेस्ट ट्यूब के अंदर तो क्या होगा, जो उसके अंदर से थोड़ी बहुत आपकी हीट भी निकलेगी, ठीक है। और अगर आप टेस्ट ट्यूब को तभी के तभी छू के देखोगे तो आपको थोड़ी वो गर्म महसूस यहाँ पे जरूर होगी। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, दिस इज कॉल्ड द सोल्ट। सोल्ट में बी एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। कहते हैं कि जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका एसिड बेस दोनों मिलाए जाते हैं, इसके अंदर जो क्या होता है बेसिकली आपका सोल्ट भी मिलता है जो कि आपका एक नया सब्सटेंस यहाँ पे बनता है। और जब का सब्सटेंस सोल्ट होता है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। थस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। इसलिए जो आपकी न्यूट्रलाइजेशन होती है हम उसको इस तरीके से आपका डिफाइन करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो आपकी रिएक्शन एसिड और बेस के बेस में होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। सोल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विच इज इवोल्यूशन ऑफ हीट। कहते हैं कि इसके साथ में आपकी हीट भी निकलती है और आपका सोल्ट भी बनता है और पानी भी बनता है इसी रिएक्शन के अंदर। और यहाँ पे आपको लिख के बताते हैं कि एसिड प्लस में बेस, सोल्ट प्लस में वाटर, और यहाँ पे आपकी हीट भी निकलती है यानी कि थोड़ा गर्म भी हो जाती है आपकी टेस्ट ट्यूब। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल। और यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे देखिए आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में सोडियम क्लोराइड वाटर, उसके बाद बोजो हैड एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द लाइम वाटर।
विल रिएक्शन मिक्सचर्स बिकेम हॉट और कूल। कहते हैं कि बोजो ने क्या किया, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड था उसको लाइम वाटर के अंदर डाल दिया, तो जो रिएक्शन उसकी होगी वो ठंडी रहेगी या फिर गर्म होगी। अब इस बात को यहाँ से समझने के बाद आप सोच के मेरे को कमेंट करके पक्का बताओ। चलो अब आगे समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन इन दी एवरीडे लाइफ। तो जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है इसके अंदर हम कैसे यूज़ करते हैं हमारे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का। सबसे पहले बात करता है इन डाइजेशन, जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस होती है हमारे फूड को पचाने की, उसके अंदर अवर स्टमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको इस बात का पता है कि जो हमारा स्टमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2, बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉज द इनडाइजेशन। और कहते हैं कि अगर आपका जो स्टमक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका एसिड हो जाता है तो उससे आपकी क्या हो जाती है, इंडाइजेशन। ठीक है, समटाइम इंडाइजेशन इज़ पेनफुल। टू रिलाइव इंडाइजेशन वी टेक एंड दी एंटीसिडिक सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कहते हैं कि आपका कई बार वो पेन भी कर देती है स्टमक के अंदर, उसको बचाने के लिए, उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, फिर आपके एंटीसिड लेते हैं जो कि आपके होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसके अंदर आपका होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एक्सेसिव एसिड, और वो क्या करता है आपके जो एसिड का इफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। उसके बाद अब बात करता है हमारे आंट बाइट को लेकर, कब ये आपको चींटी वगैरह अगर काट लेती है तो उसके बारे में। When an ant bites, it injects the acidic liquid formic acid into the skin। कहते हैं कि जब कभी भी आपको चींटी वगैरह काटती है तो आपकी जो स्किन के अंदर वो फॉर्मिक एसिड छोड़ देती है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा, और उसका हम न्यूट्रलाइज तभी कर सकते हैं अगर हम अपनी स्किन को रब करेंगे एक मॉइस्ट यानी कि थोड़े आपके गीले हुए बेकिंग सोडा से। और कहते हैं बेकिंग सोडा के अंदर आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है और कैल्शियम सोल्यूशन होता है, कैलामाइन का सोल्यूशन होता है, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, और जिसके अंदर आपका जिंक कार्बोनेट भी यहाँ पे रहता है। अब बताते हैं आपको सोइल ट्रीटमेंट की, इसका यूज़ करते हैं आपके किसान, आपके फार्मर्स। एक्सेसिव यूज़ ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सोइल एसिडिक। कहते हैं कि जो हम अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, हमारी सोइल को एसिडिक बना देते हैं। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सोइल इज़ आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, और जो आपके प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा एसिडिक या बेसिक है। When the soil is too acidic, it is treated with the base like the quick lime, calcium oxide or the slake lime. It is the solution. Soil is basic, organic matter is added to it. यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपकी जो सोइल है, मिट्टी है, वो बेसिक है तो उसके अंदर हम ऑर्गेनिक मैटर डाल के उसको एसिडिक बनाएंगे। अगर जो आपकी सोइल है वो एसिडिक है तो हम उसको बेसिक बनाएंगे आपके स्लैक लाइम को डाल के, क्विक लाइम को डाल के। ठीक है, कहता है कि विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सोइल, जो कि क्या करते हैं आपके सोइल को न्यूट्रलाइज बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। अब आगे बात आती है हमारे फैक्ट्री वेस्ट को लेके। द वेस्ट ऑफ द मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, इट इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश एंड द अदर ऑर्गेनिजम्स। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयर फॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस। कहते हैं कि जो आपकी फैक्ट्री होती है बहुत सारे एसिड सब्सटेंस को रिलीज करती हैं अपने अंदर से, इसलिए हम उनके अंदर बेसिक सब्सटेंस को मिलाते हैं। अगर हम एसिड को डायरेक्ट ऐसे पानी के अंदर छोड़ देंगे तो उससे हमारी जो मछलियाँ होती हैं और ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर सकते हैं, इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा बेस ऐड करके उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम इसी के साथ हमारे चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी के लिए जल्दी लेकर आएंगे। अगर आप उसको मिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहते तो फटाफट से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जैसे अगर वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।